वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ मैंने आपको डायग्राम्स के बारे में बताया था। तो मैंने आपको दो तरह की डायग्राम्स के बारे में बताया था, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्कीमेटिक डायग्राम्स क्या होती हैं या सिस्टमैटिक डायग्राम्स के बारे में हमने पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब मैंने कल एमसीक्यूज पोस्ट किया था, आप सब ने जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम्स पे टिक लगाया था, जबकि इसका दूसरा नाम है स्कीमेटिक डायग्राम्स। तो ये दोनों बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम्स को ही कहते हैं। तो अगर दोनों गिवन हो तो इसका मतलब है ऑप्शन बोथ ए एंड बी। और मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टमैटिक डायग्राम्स के अंदर आप एवरीथिंग वी ड्रॉ एवरीथिंग, हम हर चीज जो है वो ड्रॉ करते हैं, सारी की सारी सराउंडिंग को ड्रॉ करते हैं, लेकिन वी ड्रॉ ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने एनालाइज करना होता है, हम सिंपली उसको ड्रॉ करते हैं और उस पर लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। हम एवरीथिंग एल्स को जो है वो हम ड्रॉ नहीं करते। ऑल राइट, तो ये कल का एक छोटी सी समरी थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि नेट फोर्स जो है वो कब ज़ीरो होती है। जी, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास फोर्सेस जो है बैलेंस्ड हैं तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन नेट फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब होती है जब फोर्सेस जो हैं वो क्या हो, अनबैलेंस्ड हो। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है तो इसका एक और मतलब ये बनता है कि ऑब्जेक्ट स्पीड और वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ऑब्जेक्ट की स्पीड या जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी में जो है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। क्योंकि नेट फोर्स का काम ही ये होता है कि अगर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है तो वो बॉडी की मोशन को चेंज करती है, वो सस्टेन नहीं करती। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, अब आप देखें, हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ये देखें, लेट्स से कि मेरे पास एक कार है। ओके, अब बात को अंडरस्टैंड करना है आपने। ओके, अब ये कार जो है ये रेस्ट पे है, तो क्या किसी फोर्स लगाए बगैर, कोई भी फोर्स लगाए बगैर ये मूव कर सकती है? नो, ये किसी भी फोर्स को अप्लाई किए बगैर मूव नहीं कर सकती। हमें इसे मूव करवाने के लिए एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ओके, अब इसी तरह से एक और कार है मेरे पास। ओके, अब जरा इस सिनेरियो को आपने समझना है। ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इस पे ड्रैग फोर्स भी लग रही होती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ओके, और ये जो मेरे पास कार है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, अगर मैं ये सारी फोर्सेस को रिमूव कर दूं, क्योंकि मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी है और पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा आगे जाके, मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देके छोड़ दी है, अब मैं इस पर स्पीड जो है फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और रुकेगी इस वजह से कि फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, एयर ड्रैग फोर्स मौजूद है, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये रुक जाएगी। ओके, अगर मैं इस गाड़ी पे लगने वाली सारी की सारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको मैं ख़त्म कर दूं, अब इस फोर्स की मोशन को रेजिस्ट करने के लिए कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, तो क्या होगा
कि ये गाड़ी हमेशा हमेशा के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, और इसको मैं क्या कहूँगा, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकता हूँ, और यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी भी कह सकता हूँ। अब यही बात न्यूटन ने की। न्यूटन ने 1686 में 3 लॉज दिए, हम उनको डिस्कस करते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा अनटिल, जब तक हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स जो है वो नहीं लगाते। वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव करता रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही थी, जैसे ही मैंने रिमूव की तो अब ये इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि इस पर कोई फोर्स जो है वो लग ही नहीं रही है। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट मोशन के साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो न्यूटन ने, अब इस बात को समझेगा ज़रा कि जो हमारे पास न्यूटन है 1686 में इंग्लिश साइंटिस्ट और उनका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स या नेचुरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। और इस किताब के अंदर उन्होंने 3 लॉज जो थे वो प्रेजेंट किए। 3 लॉज जो थे वो प्रेजेंट किए, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, इसी तरह से सेकंड लॉ, इसी तरह से थर्ड लॉ। ऑलराइट, तो ये जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉज दिए। तो आज के दिन हम सिर्फ फर्स्ट लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन आपके साथ साथ आ रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ओके, चैट डिसेबल है, हम लेक्चर के एंड पे जो है वो आपसे क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करा यूनिफॉर्म मोशन के साथ तो वो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। एक्सटर्नल फोर्स भी होती है, आपको भी समझाता हूँ, ये बहुत इजी है। इसी तरह से इंटरनल फोर्स भी होती है। इंटरनल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है इसी को हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, इसी को हम अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को ये कोई हमारा ऑब्जर्वर है, ये क्या कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये बाहर से लगा रहा है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को बाहर से फोर्स लग रही है, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और चूंकि ये अप्लाई करे तो इसी को हम अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं। फाइन, अब जरा देखिएगा कि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, या फर्ज कर लें कि ये कोई रूम है या कोई भी गाड़ी है, कोई कंटेनर है जिसमें जो कि किसी ट्रॉलर पे पड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वर जो है वो फोर्स लगाए इस तरह से,
तो क्या इंटरनल फोर्स लगाने से ये मूव कर सकता है? क्या इसमें मोशन क्रिएट हो सकती है? नो। तो इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर लग रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार खराब हो गई है, अब आपने उसको धक्का लगाना है, तो क्या आप गाड़ी के अंदर बैठ कर धक्का लगाते हैं? तो गाड़ी के अंदर बैठ के जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसे हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। तो धक्का लगाने के लिए आपको गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा, आपको बाहर से धक्का लगाना पड़ेगा। जब आप बाहर से धक्का लगाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि आपने अप्लाइड फोर्स जो है वो लगाई है, और इस अप्लाइड फोर्स को ये हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर आप अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। आई होप सो कि आपको एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स की समझ आ गई होगी। तो इंटरनल फोर्स से किसी किस्म की कोई मोशन नहीं होती, नो मोशन, किसी किस्म की मोशन नहीं होती, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। वो हम थर्ड लॉ में देखेंगे कैसे करती हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है in the absence of external force, an object at rest, it will remain in rest. And object with uniform motion will continue to move with uniform speed or velocity, whatever you like to write. ठीक है। अब ये दो बातें वही वाली होगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो हमेशा मूव करता रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बाहर से किसी किस्म की फोर्स ना लग रही हो, बाहर से किसी किस्म की फोर्स ना लग रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस पे इस डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स यानी हवा की फोर्स। इसी डायरेक्शन में दूसरी फोर्स लग रही है जिसे हमने फ्रिक्शनल फोर्स का, और नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है। अगर मैं इन सब फोर्सेज, ये सारी की सारी फोर्सेज जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, अगर मैं इन एक्सटर्नल फोर्सेज को रिमूव कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ऑलराइट, अब मैं आता हूं अपने पहले लेक्चर वाली बात पे, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको नेट फोर्स का बताया था कि फोर्स जो है, जो नेट फोर्स है या फोर्स है, वो मोशन में तब्दीली लेके आती है। अब आप देखें कि इन पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इन दोनों के ऊपर कोई भी नेट फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि यहां पे दोनों केसेस में नेट फोर्स जो है वो जीरो है। अब जब नेट फोर्स जीरो है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? लॉक्ड इन दैट स्पीड, उस स्पीड के साथ ये लॉक हो जाएगा। और इसका मतलब है कि अब इसकी स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन स्पीड और मोशन, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती तो इसकी स्पीड में चेंजेस आने थे।
तो नेट फोर्स जो है वो मोशन को सस्टेन नहीं करती, या फोर्स मोशन को सस्टेन नहीं करती। देखें सारी की सारी फोर्स जीरो है, लेकिन फिर भी हमारी कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो फोर्स सिर्फ मोशन को चेंज करती है। और जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इसको एक्सप्लेन किया न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया लॉ। इसके मुताबिक एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स, आप इसे एक्सटर्नल नेट फोर्स भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ज़्यादा बेहतर है कि ये जो एक्सटर्नल है ये बेसिकली एक्सटर्नल नेट फोर्स है। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाए। ओके, अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। यस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तीन तरह से हो सकता है कि एक तो हमने कहा कि नेट फोर्स जो है वो क्या है, ज़ीरो है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी, वेलोसिटी में या स्पीड में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो इसकी आप तीन तरह से इक्वेशन जो हैं वो लिख सकते हैं। यस, यूनिफॉर्म और जो कांस्टेंट जो है वो ये वर्ड सेम है बेसिकली। आप कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया था। ऑल राइट सलमान, ओके। तो यहां तक आपने देखा कि अगर आपको पूछा जाता है कि आप स्टेट करें न्यूटन लॉ को, फर्स्ट लॉ को आपने स्टेट करना है, देन आपने क्या करना है कि आपने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हैं वो लिखने हैं। तो बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से जो है वो बॉडी रेस्ट पे रहती है और किस तरह से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अगर हमने इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन देखनी है तो ये स्पेस में एप्लीकेबल होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो मौजूद नहीं होती। अगर आपने स्पेस में, लेट से ये मेरे पास पॉइंटर है, इसको मैंने हल्की सी स्पीड दे दी है 10 मीटर पर सेकंड की, तो ये स्पेस में 10 मीटर पर सेकंड जो है उससे मूव करता रहेगा, अगर वो डीप स्पेस है, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, और अगर बॉडी कोई यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अप्लाइड नेट फोर्स जो है या अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते। क्योंकि जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद इसी लॉ का एक दूसरा नाम भी है, इसे लॉ यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या चीज है? यस, इनर्शिया बहुत पहले प्रीवियस सेंचुरीज में हमने मैस को डिफाइन नहीं किया था। मैस को डिफाइन नहीं, मतलब मैस का वर्ड हम यूज नहीं करते थे, हम वर्ड यूज करते थे इनर्शिया का। यानी कि इनर्शिया जो है ये क्या होता है? इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी with which it resists any change in its state of rest or
यूनिफॉर्म मोशन। ओके, रेसिस्टेंस टू मोशन, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, जिस तरह आप कहना चाहें। तो हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है कि अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बैठना पसंद करते हैं, आप मतलब अगर कोई चीज़ लेट्स से टेबल पे पड़ी हुई है, वो टेबल पे पड़ी रहेगी, ठीक है। अगर आपने इसको मूव करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो रेजिस्टेंस आप फील करते हैं किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास जो है लेट्स से कि दो आपके पास जो हैं बॉक्सेस हैं, एक ये बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, और दोनों को क्या करना है, आपने मूव करवाना है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आपने क्या करना है, मूव करवाना है। यस, तो मुझे बताएं किसको मूव करवाना जो है वो डिफिकल्ट होगा। सेम पर्सन है, सेम फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है या मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करवाना जो है वो डिफिकल्ट है, इसलिए इसका इनर्शिया जो है वो इस छोटे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ज़्यादा। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया का जो वर्ड है, इनर्शिया को ही हम असल में क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। पहले हम इनर्शिया का वर्ड यूज़ किया करते थे, बाद में हमने इसको चेंज करके मैस कर दिया है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी बॉडी का इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल उसका मैस कैलकुलेट करें, जो उसका मैस होगा वही उसका इनर्शिया होगा, ठीक है। तो ये इनर्शिया, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम बुक से देख लेते हैं, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। सो ही इज़ नन अदर देन सर आइजैक न्यूटन, द ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स। ओके, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं सारी। ये मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स का भी बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, इंटरनल फोर्स क्या होती है। उसके बाद ये देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। अगर ये रेस्ट पे आपने इसको मूव करवाना है तो आपको जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। यस, तो आपको जो है एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर ये मूव कर रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए भी आपको अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ओके, नेक्स्ट देखिए ज़रा। ओके, अब ये देखें टिडबिट्स में लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट टू पुश अ लार्ज मैन ऑन अ स्विंग कंपेयर टू स्मॉल चाइल्ड। अब एक आपके पास स्विंग है, झूला जो होता है, उस पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और एक काफ़ी हैवी बल्कि मैन बैठा हुआ है। तो दोनों को जो है वो झूला देना डिफरेंट होगा। मतलब छोटे बच्चे को आप इजीली एक हाथ से जो है उसको झूला दे सकते हैं, लेकिन जो बल्कि मैन बैठा हुआ है उसको लिए आपको दोनों हाथ और काफ़ी पुश लगाना पड़ेगा, देन जाके वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि बल्कि मैन की मोशन को स्टार्ट करने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ी है और उसको रोकने के लिए भी आपको क्या है, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ी है। तो इसका मतलब है जो बल्कि मैन है उसका इनर्शिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। जिसका मैस ज़्यादा होगा वो अपनी जो चेंज इन मोशन या चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको चेंज करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, देन वो मूव करेगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट है, ये देखें, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ कॉइन्स लें और एक छोटा सा पेपर लें, स्मूथ पेपर लेना है आपने, जिसमें किसी किस्म के जो क्रम्बल ना हुआ हो, उस तरह से आप फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। तो आपने स्मूथ पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, उस पर आपने क्या करना है, इस तरह की एक स्टैक बना देना है, कॉइन्स का स्टैक बना के रख देना है, और फिर आपने क्या करना है, तेज़ी के साथ उस स्ट्रिप को जो है वो खींचना है। जब आप तेज़ी के साथ खींचेंगे तो कॉइन्स जो हैं वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेंगे और आप देखेंगे कि ये क्लैप्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इन कॉइन्स का जो इनर्शिया था उसने अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश की है जब आपने नीचे से इस पेपर स्ट्रिप को क्या किया है, पुल आउट किया है, ठीक है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये देखें बस है। तो आप जब बस में खड़े होते हैं तो आपकी लेग्स और बॉडी बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो जैसे ही स्पीड अप होते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन आपकी लेग्स पीछे की तरफ उसी टाइम मूव नहीं करती, क्योंकि आपका जो अपर बॉडी का हिस्सा है
वो पीछे की तरफ मूव करता है, लेकिन लोअर बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को, पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इस वजह से आप जो है वो पीछे की तरफ, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुई है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरह से जब बस स्लो डाउन होती है तो आपकी लेग्स जो हैं वो स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, जबकि आपकी अपर बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, आगे की तरफ लीन कर जाती है। तो ये बेसिकली इनर्शिया की एग्जांपल्स हैं कि इनर्शिया में आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली खड़े थे ऐसे, जैसे ही स्पीड इंक्रीज हो तो आप ऐसे पीछे होते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी लेग्स मूव कर सकें, क्योंकि आपकी लेग्स जो हैं वो इनर्शिया की वजह से आपकी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो आप ऐसे आगे गिरते हैं। ऐसे आगे गिरने की वजह यह है कि आपकी लेग्स तब भी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट और विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू बस जो है वो रेस्ट पे होती है, तो वो रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। ओके, आगे देखें। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप जो है वो एक ग्लास लें, उसमें थोड़ा सा वाटर डालें या ना डालें, उसके ऊपर एक बारीक सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो है वो रखें, उसके ऊपर कॉइन रखें और फिर इसको अपनी फिंगर से ऐसे करके फ्लिक करें। ऐसे करके जैसे ही आप इसको फ्लिक करेंगे ऐसे करके, तो ये नीचे से निकल जाएगा और कॉइन जो है वो सीधा जो है वो आपका ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये जो कॉइन है इस तरह क्यों है, क्योंकि जब आपने इसको मूव करवाने की कोशिश की है तो कॉइन ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश की है, और मेंटेन करने की वजह से ये क्या अपनी स्टेट पे मौजूद रहा, लेकिन नीचे वाली बेस जो है वो निकल चुकी है, तो ये क्या करेगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ओके, आगे देखें। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को आपने घर में परफॉर्म करके देखना है। आपने कॉइन लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, इस नहीं डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल टेंडेंसी टू रेजिस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? नो, डिफरेंटली। हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस पोज करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पे, उसके मास पे। यानी एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो कम रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा। ओके फातिमा वजीर, जस्ट अ सेकेंड। इनर्शिया वाली जो डेफिनेशन है वो हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, जस्ट अ मिनट, ये देखें। यस, ये इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। एक्टिविटी मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्टिविटी क्या करनी है आपने घर में? 2 एक्टिविटीज़ करनी है। पहले ये फातिमा लिख लें, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो इनर्शिया जो है बेसिकली रेजिस्टेंस इन चेंज ऑफ स्टेट, यानी कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्टेंस शो करती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम वापस एक्टिविटी की तरफ, जो कि बुक में है। 2 एक्टिविटीज़ आपने करनी है। एक आपने वो कॉइन्स, ये वाली एक्टिविटी, ग्लास लेना है, छोटा सा कार्डबोर्ड, कोई भी आपका रजिस्टर का, कोई पुराने रजिस्टर का जो बाहर वाला कवर होता है, उसका आपने एक स्क्वायर शेप में जो है आपने वो काट लेना है थोड़ा सा पीस, और उसको आपने इतना काटना है कि वो इसका ऊपर जो है वो कवर अप हो जाए सारे का सारा ग्लास। ये ना हो कि आप इतना छोटा काटें कि वो उसके अंदर ही गिर जाए, उसके ग्लास के क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक थोड़ा सा बड़ा काटना है आपने उसको, ठीक है। एक एक्टिविटी आपने ये करनी है, और दूसरी एक्टिविटी जो है वो ये तो आप मेट्रो बस में भी कर सकते हैं। जब मेट्रो बस स्टॉप होती है और जब आप उस पर ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो जब वो मूव करती है आप थोड़ा सा जर्क फील करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। और जब आपकी मेट्रो बस जो है वो स्टॉप पर रुकती है, तब आप थोड़ा सा आगे की तरफ जर्क फील करते हैं, लीन करते हैं। तो ये एक्टिविटी के लिए आपको मेट्रो बस में जाना पड़ेगा, आजकल वैसे भी फ्री है। ओके, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी कि कुछ कॉइन्स लेने हैं आपने, छोटे बहन भाइयों से आपने सारे कॉइन्स इकट्ठे कर लेने हैं, उसका एक स्टैक बना लेना है, पेपर स्ट्रिप नीचे रख देनी है, और पेपर स्ट्रिप को आपने खींच के देखना कि जो कॉइन का जो स्टैक है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, वो जो आपकी लेग्स मूव करती हैं वो आप अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। इनर्शिया की वजह से आप जर्क फील करते हैं। वो जो लेग्स आप खुद बाद में आगे की तरफ रखते हैं या पीछे की तरफ करके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन वो जो जर्क फील करते हैं वो इनर्शिया की वजह से करते हैं। जी, लेग्स मूव कर सकती है, मैंने बता दिया आपको। कॉइन नहीं है, कॉइन फिर आपको किसी और तरीके से इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक से ज़्यादा कॉइन हो तो सेम रिएक्शन होगा। हाँ, ज़्यादा आपको रखना चाहिए, क्योंकि उसका वेट भी तो हमने मेंटेन करना है, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो ज़्यादा कॉइन होंगे तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, मैथ ज़्यादा होता जाएगा ना, मैथ ज़्यादा होगा तो इनर्शिया होगा, तो आप एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। ओके, कितना पीछे लेके जाऊँ जी इसको? स्टार्ट पे। ओके, स्टार्ट पे ले जाते हैं जी इसको, जस्ट अ मिनट। ये स्टार्ट था, इससे थोड़ा सा आगे जो हमने न्यूटन लॉ आई थिंक सो आपने लिखना है, ये वाला आप कह रही हैं मायरा बिनत फैसल। यस, यहाँ तक ठीक है। कोई और तरीका आप समझ गए हैं? बिल्कुल स्टार्ट पर, बिल्कुल स्टार्ट तो मैंने यहाँ से किया था, या सिस्टमैटिक डायग्राम से। यही वाला कह रही हैं आप? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमने आगे मूव करना है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये बाद में YouTube पे भी अवेलेबल होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, और ये लेक्चर जो है वो ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं अपनी बुक पे। तो ये 2 एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है लाजमी। ओके ओके, नेक्स्ट है, अब ये देखें, अब ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है कि आपकी ये बस है, ये बिल्कुल ये बस का ऊपर टॉप व्यू है, टॉप व्यू से आप देख रहे हैं इसको। ये बस जो है ये क्या कर रही है, ये इस स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, या फिर ये रेस्ट पे है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये बस स्पीड अप होगी तो ये देखें, आप यहाँ पे थे, जैसे ही आपकी बस मूव हुई है तो आप यानी कि यहाँ पे मूव कर गए। ठीक है, लेकिन आप जो टेंडेंसी फील करेंगे, क्योंकि जब आपकी बस स्पीड अप होती है तो आप बैकवर्ड जर्क फील करते हैं, तो ये वो बता रहा है कि जो आपको जर्क फील होगा वो बैकवर्ड होगा। इसी तरह से अगर आपकी बस स्टॉप होती है तो स्टॉप होने से क्या होगा कि आप फॉरवर्ड जर्क जो है या लीन जो है वो क्या करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी जो बस है वो क्या हो रही है, डीसेलरेट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो उसको पॉइंट्स की मदद से जो है वो उन्होंने आप बताया। और अगर आपकी बस टर्न लेती है इस तरह से, तो जब अब टर्न लेती है, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न लेगी तो आपकी बॉडी ने तो स्ट्रेट लाइन मोशन मेंटेन करनी थी, तो आपकी बॉडी जो है वो इस तरफ राइट साइड की तरफ जो है वो थोड़ा सा लीन होगी, और वो इनर्शिया की वजह से होगी। इसी तरह से अगर आपकी बस जो है वो राइट साइड की तरफ टर्न लेगी तो आपने तो सीधा जाना था, तो सीधा जाने की वजह से आपकी ये स्टेट बनती थी, लेकिन आपकी बस ने टर्न लिया तो आपकी स्टेट चेंज हुई है। स्टेट चेंज होने की वजह से आप इस तरफ जो है वो लीन होंगे, और ये किस वजह से होंगे, ये इनर्शिया की वजह से होंगे। अब मुझे बताएं, आपको इस एग्जांपल की समझ आई है? ये बेसिकली टॉप व्यू है, टॉप व्यू से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, नूरे शहर, ओके, आपको समझ नहीं है, ये बेसिकली बस है, लेट्स से कि मेट्रो बस है, इसको आप ऊपर से देख रही हैं, टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऑफ बस के, बस इस तरह खड़ी है, आप ऊपर से देख रहे हैं। तो अगर आपकी बस स्टार्ट होगी तो आप पीछे की तरफ लीन होंगे, ये बताया गया, ये एरो से आपको ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एरो ये बता रहा है कि आपको जो जर्क फील होगा वो बैक साइड की तरफ होगा। ओके, अगर आप स्लो डाउन होंगे तो आपका जो जर्क है, जो आप लीन होंगे वो फॉरवर्ड लीन होंगे इनर्शिया की वजह से, इसलिए ये एरो जो है, ये वाला एरो, ये फॉरवर्ड शो किया गया है। ओके, अगर आपकी बस जो है वो टर्न लेगी, ये देखिए, आप तो सीधा जाना चाह रहे थे इस तरह से, ये आपकी स्टेट ऑफ मोशन थी, लेकिन आपकी बस ने क्या किया, अचानक से टर्न ले लिया। तो जब टर्न लेगी तो आपकी जो जो आप लीन होंगे वो किस तरफ होंगे, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन टर्न लेने की वजह से आपकी जो मोशन है पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, अब कर्वी लीनियर सी मोशन होगी आपकी। तो इस मोशन की वजह से आप टूवर्ड्स यानी कि इस तरफ को लीन होंगे आप, जो आपकी ओरिजिनल मोशन बनती थी। अगर आप इस तरफ की तरफ टर्न लेती है आपकी बस, तो भी आप क्या करेंगे, इस तरफ फील करेंगे जर्क या फिर लीन होंगे। यानी अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी इस तरह हो जाती है, अगर आप इधर की तरफ मूव करते हैं तो फिर थोड़ी सी बॉडी आपकी बस में जो है वो इस तरफ हो जाती है। तो ये इनर्शिया की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे थे, तो आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या कर रही थी, मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपकी बस मूव कर गई, अब बस के अंदर आप हैं, तो आपकी बॉडी जो लीन होगी वो आपकी
उसी पोजीशन की तरफ लीन होने की कोशिश करेगी जो कि वो मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट जी, मैथ्स की वजह से हो रहा है, एग्जैक्टली मैथ्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैथ्स जितना जो मैथ्स है उसी की वजह से इनर्शिया होता है। अगर मैथ्स नहीं होगा तो इनर्शिया नहीं, आपकी बॉडी का कुछ ना कुछ मैथ्स है, ठीक है, उस मैथ्स की वजह से आप ये इनर्शिया जो है वो फील कर रहे हैं। ऑलराइट ओके, अब चलते हैं आगे कि ये सारी वो जो बात मैंने आपको भी उर्दू में बताई है कि आप किस तरफ को पुश होंगे, आप अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये सारी जो है वो बात की हुई है। ओके, नेक्स्ट जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये जो थे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्क्रैच से लेके आऊँ कि मैंने आपको पहले फोर्स के बारे में बताया, देन मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया, फिर मैंने बताया आपको नेट फोर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसके बाहर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। अगर आप उस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मौजूद हैं या सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो फिर जो फोर्स होगी आपकी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। तो हमने कितनी किस्म की फोर्सेस पढ़ ली हैं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप इसको मिक्स ना करें। ये देखें, तो आपने शुरू में फोर्सेस पढ़ी थी, ये देखें आपने जो है फोर्स पढ़ी है शुरू में, सिंपल फोर्सेस पढ़ी हैं कि फोर्स क्या होती है, ऐसा एजेंट होती है जो कि चेंज करती है मोशन को या स्टेट ऑफ मोशन को। ओके, उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी हैं, आपने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं। फंडामेंटल फोर्सेस 4 थी, फिर नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद वो 3 रह गई हैं। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ओके, इसके बाद आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो नेट फोर्स का पढ़ा है। अब वो नेट भी है और वो रिजल्टेंट फोर्स भी है, ये आपने फोर्स पढ़ी है, ठीक है। नेट फोर्स क्या होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये आपकी नेट फोर्स थी। ऑलराइट, उसके बाद आपने पढ़ी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, इसी को अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं, जो बाहर से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने पढ़ी इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स पढ़ी, ये आप आउटसाइड यानी बाहर से अप्लाई करते हैं, ये आप इनसाइड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होती और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन होती है, और मोशन तब होगी, ये मोशन तब होगी जब अनबैलेंस फोर्स होगी, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होगी। और कब मोशन नहीं होगी, जब बैलेंस फोर्स होगी। तो ये सारी समरी है जो हमने डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो इसको आप एक स्केच बना सकते हैं अपने ज़हन में। यस, आप उसके ऑपोजिट मूव करेंगे। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ये देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये बस है, टॉप व्यू, ये आप खड़े हैं और आपकी बस ने जाना था स्ट्रेट। तो अगर आपकी बस ने स्ट्रेट जा रही है तो आप भी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ओके। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे जाके आपकी बस ने इस तरह टर्न ले लिया। अब आपकी बॉडी जो थी वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन अब जब आपकी बस इस तरफ मूव कर गई है तो आप जो है वो अट्रैक्शन फील करेंगे इस तरफ को। क्यों फील करेंगे? क्योंकि आप अपनी इस स्टेट को, इस लाइन वाली स्टेट के ऊपर जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते थे। इसी तरह से अगर आपकी बस इस तरफ टर्न लेती है तब भी तो आपने यही स्टेट मेंटेन करनी थी। तो आप इस तरफ जो है वो अर्ग फील करते हैं, थोड़ा सी फोर्स फील करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो ये स्ट्रेट लाइन मोशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और ये क्यों कर रही है? ये इनर्शिया की वजह से कर रही है। एक बार आप टर्न हो जाते हैं उसके बाद आप स्टेबल हो जाते हैं। इनिशियली आप जो है वो अर्ग फील करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्लियर हो गया आपको? जी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्लैरिटी आ गई आपको कि इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी कहते हैं कि इनर फीलिंग, यानी मतलब कि जो वो बॉडी करना चाहती है उसको हम टेंडेंसी कहते हैं। यानी कि अब इसका मुझे ख़ास उर्दू जो है वो नहीं आ रही, लेकिन जो वो करना चाहती है उसके जो अंदर की टेंडेंसी है। जैसे मेरी टेंडेंसी है मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपकी टेंडेंसी नहीं होगी कि आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये इनर्शिया आपका इनर्शिया है, ये मेरा इनर्शिया है। तो टेंडेंसी जो है वो इनर फीलिंग होती है उस बॉडी की, इन अ सेंस
कि आप कैसे पर्सोनिफाई कर सकते हैं इस तरह से। सर ऑपोजिट में जाती है बॉडी, लेकिन अगर बस राइट पे मूव कर रही है तो हम थोड़ा सा लेफ्ट पे लीन कर, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। नेट फोर्स, ज़ैनब रिहान, नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स कहते हैं, सिंगल फोर्सेस की बात करते हैं पहले। ये देखें, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, नेट भी कह सकते हैं, टोटल भी। अब इस पे इस तरफ से एक फोर्स लग रही है और इस तरफ से भी फोर्स लग रही है, इसको मैं कहता हूं F1, इसे मैं कह देता हूं F2। तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा, मतलब इस बॉडी पे सारी की सारी फोर्सेस जो लग रही हैं उन्हें मैं क्या कहूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। क्लियर हो गया? यस क्या है? यस बुक के अलावा किस चीज़ की एग्जाम्पल? शगुफ्ता इमरान, किस चीज़ की एग्जाम्पल? इनर्शिया की। इनर्शिया की बताओ। तो इनर्शिया की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर एक टेबल है, उस पर कोई बुक पड़ी हुई है, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो वो उसका इनर्शिया है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो उसका इनर्शिया है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ट्रेन हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, उसको रोकना कितना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो बहुत मैसिव होती है। इस तरह बस हो सकती है, ट्रक हो सकती है, कोई भी मैसिव चीज़ हो सकती है जो आपके एनवायरनमेंट में पड़ी है। घर का डाइनिंग टेबल हो सकता है, घर का बेड हो सकता है, इवन कि अगर आपने बेड को थोड़ा सा जो है वो रोटेट करना है या आपने थोड़ा सा उसको रीप्लेस करना है, उसको रिप्लेसमेंट करनी है उसकी, तो आपको मूव करवाने के लिए बहुत एक्सेसिव फोर्स चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकती हैं। इवन कि अगर आपके घर में कोई वार्डरोब है जो बहुत ज़्यादा बल्की है, हैवी है, उसको मूव करवाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। यस जी जी फातिमा वजीर, हम क्वेश्चंस करवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसको चैप्टर के एंड पे करें। यस मैथ्स ही को अभिया फातिमा हम इनर्शिया कहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसको एक लेक्चर में वाइंड अप करें, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होता है। तो अगर मैं डिफरेंट वीडियोस में शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी। अगर सम टाइम आपको चाहिए कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या करने हैं, तो फिर वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। जी, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसकी मोशन जो है वो तब्दील होती जा रही है, उसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स है और वो जीरो नहीं है। तो फिर अगर उस पर नेट फोर्स लग रही है और अनबैलेंस है, तो फिर हम उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ के केस में डिस्कस नहीं करेंगे। जी इनर्शिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सर आप ऑल चैप्टर नहीं करवाते, बोर्ड पर जैसा होता है, तो हम नोट्स मेकिंग फॉर्म में ही कर रहे हैं। अगर आप नोट करें, अगर आप पिछले सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, तो अब इस टॉपिक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो नोट करने वाली थी, वो ये न्यूटन का लॉ था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखवा दिया आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में से। बाकी इस टॉपिक में से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। जैसे ये देखिए, मैंने लिखवा दिया आपको, सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखवा दिया है, उसके बाद इनर्शिया की डेफिनेशन लिखवा दी है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी मैंने जो है वो बुक से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो एग्जांपल्स थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको मैंने आपको उर्दू में जो है वो नरेट कर दिया। आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसके एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।